चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग आज बात करेंगे एक इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडल्स पे जो आप लोगों के डाउट रह गए, जो आप लोग कमेंट करते हैं ना। तो वहाँ पर एक सज्जन ने कमेंट किया कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशंस में कई एक फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण उनकी ट्रेड्स के कई सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे, जिनको वो सालों से ट्रेड करते आ रहे थे। उसके बाद अब जाकर उनके एसएल हंटिंग हो रहा है, तो उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, तो आज हमारा पूरा सेशन इसी पर डेडिकेटेड है कि किस तरीके के हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स के फॉर्मेशन को आप ट्रेड करेंगे और आपको तकलीफ़ कहाँ कहाँ आएगी, ठीक है। और हैमर्स के कई सारे सेटअप बनते हैं, हैमर कैंडल्स के कई सारे सेटअप बनते हैं। तो एक एक कर मैं एक सीरीज़ की तरह इनको ख़त्म कर दूंगा। आप लोगों को अगर ये सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बिल्डअप किसी चार्ट पर होता कैसे है, कि कोई कैंडल हैमर या इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो किस साइकोलॉजिकल या टेक्निकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्डअप होगा। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन को पहले टेक्निकल समझ लेते हैं। एक हैमर कैंडल में लोअर विक का फॉर्मेशन बड़ा होता है, बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन लोअर विक के फॉर्मेशन से बहुत कंपैरेटिवली छोटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से समझिए, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल में अपर विक का फॉर्मेशन बड़ा होता है और बॉडी पार्ट लगभग ना के बराबर या फिर अपर विक के कंपैरेटिवली छोटा होता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो एक हैमर कैंडल के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं एक बुलिश कैंडल, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल के फॉर्मेशन को बोलते हैं बियरिश कैंडल। हालांकि जैसे ही मैंने कहा कि एक हैमर कैंडल बुलिश कैंडल है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बियरिश कैंडल है, यहीं पर आपके सारे ट्रेडिंग के जो सेटअप्स बनेंगे, यहीं पर आपकी तकलीफ आ गई। पहला साइकोलॉजिकल एरर जो हुआ ना आपके माइंड में, वो यहीं से हो गया जब मैंने आपको बोल दिया कि एक हैमर कैंडल बुलिश है और इन्वर्टेड हैमर बियरिश है। ये पूरी तरीके से मार्केट कंडीशन पर निर्भर करता है कि कब इन्वर्टेड हैमर बुलिश है और कब हैमर बियरिश है। ये आप तय नहीं करेंगे, ये मार्केट कंडीशन पर पूरी तरीके से निर्भर कर रहा है। ये कैंडल का फॉर्मेशन तय नहीं करेगा। कैंडल का फॉर्मेशन जो हैमर है वो सिर्फ ये बताता है कि प्राइस का रिजेक्शन जो है वो बायर साइड से आया है। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बस ये बताता है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल में जो प्राइस का रिजेक्शन है वो सेलर की तरफ से आया है। अब इसमें ओपन हाई लो क्लोज को और समझ लेते हैं। इस तरीके से ये बॉडी पार्ट हो गया। तो बॉडी का लोएस्ट पॉइंट अगर हैमर कैंडल है और ग्रीन बना है, लोएस्ट पॉइंट ओपन प्राइस होता है, बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट क्लोज प्राइस होता है। फिर अपर विक का हाई ये पूरी कैंडल का हाई है, और ये लोअर विक का लो जो है वो पूरी कैंडल का लो है। तो इस कैंडल में प्राइस यहाँ तक गिर कर आया। अब प्राइस में एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 रुपये का प्राइस था। 100 रुपये के प्राइस के जो लो लगे हैं वो 95 लगे हैं। क्लोजिंग जो मिली है 101 की मिली है। हाई जो लगा है वो 102 का लगा है। अब इससे क्या समझ आता है? टेक्निकल समझ आ गया कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है। अब टेक्निकल से साइकोलॉजिकल समझिए। 100 रुपये का प्राइस जब खुला है तो खुलने के बाद 95 तक गिर कर आया है। तो 100 का प्राइस 95 तक गिर कर आया, तो सबसे पहले अगर 1 घंटे के प्राइस को एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए, तो सबसे पहले प्राइस में क्या हुआ? शॉर्ट सेलिंग, बिकवाली आई है कि 100 रुपये का प्राइस 95 तक गिर कर आया, ठीक है। अब यही प्राइस यहाँ से कन्वर्ट होकर दोबारा 101 पे जाके क्लोजिंग दे रहा है। मतलब एक घंटे के टाइम फ्रेम में पहले आधे घंटे 45 मिनट में जितनी सप्लाई आई उससे ज़्यादा डिमांड आके प्राइस 101 तक पहुँचा। क्लोज करने गया तो उसके ऊपर भी था, 102 का हाई है। इसका मतलब है कि इस घंटे में जितने एग्रेसिव सेलर शुरुआत में शॉर्ट कर रहे थे, इन सेलर्स से ना डरते हुए बायर्स ने पूरी डिमांड क्रिएट की है। 2 तरीके की खरीदारियाँ होती हैं। पहली खरीदारी ये कि आपके सामने कोई सप्लायर ना हो, कोई बिकवाल एग्रेसिव ना हो, ठीक है। ये इस तरीके से समझिए कि अगर आप 100 केजी वेट में आते हैं और आपसे मैं लड़ने के लिए किसी 10 केजी के वेट वाले इंसान को भेज दूँ तो आपकी जीत तय हो गई ना। ये तो आप कोई बड़ी बात है ही नहीं कि आप यहाँ पे इस 10 किलो वाले को हरा देंगे, डिफीट करेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अब आपकी पूरी क्षमता भी यहाँ यूज़ नहीं होगी। पूरी एबिलिटी से तो आप फाइट करने वाले हैं नहीं, थोड़ी बहुत क्षमता आपकी यूज़ होगी, ठीक है। तो कैसे पता लगे आपकी क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी? आपका टेस्ट ही नहीं हुआ तो पता ही नहीं लगेगा।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका वेट 100 केजी है और मैं आपको 100 केजी वाले ही किसी एक रेसलर से लड़ाऊँ, अब ये समझ आ रहा है कि आपका इक्वल एबिलिटी में आपका मुकाबला चल रहा है। अब अगर आप इससे जीतते हैं तो आप क्षमतावान हैं। अब आपको पता लग रहा है कि पोटेंशियल क्या है। वही यहाँ पर अगर एक खरीदार इस ऐसे सेगमेंट में खरीदारी करे जहाँ पर प्राइस सिर्फ चल रहा है, सामने कोई सेलर नहीं है, तो उसकी एबिलिटी का नहीं पता लग रहा है कि वो कितना स्ट्रांग बायर है। और वहीं पर वो बायर तब खरीदारी करे जब परिस्थितियाँ उसके अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई बायर खरीदारी करे, जब सामने से सेलर इतनी बड़ी सप्लाई आधे घंटे में दे चुका हो कि 100 रुपये का प्राइस 95 आ चुका है, उसके बाद वो खरीदने को तैयार है। तो बिकवाली के बाद खरीदारी, सिर्फ खरीदारी नहीं, तो दो तरीके की खरीदारी होती है कि सिर्फ प्राइस चलते ही जा रहा है तो उसका 90 डिग्री के एंगल में चलता हुआ प्राइस कभी सस्टेन नहीं करता, पूरा रिकवरी करता है। सर ध्यान कर लीजिए इस बात को, ठीक है। वही यहाँ पर है क्या, अब यहाँ पर क्या है, प्राइस पहले गिरा फिर जाकर खरीदारी हो गई, तो ये एक स्ट्रांग बायर का साइन है, इसीलिए इसको आपने बुलिश कैंडल का। लेकिन एक बात बताइए, प्राइस तो स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। एक अच्छी कैंडल के बन जाने से अगर पिछली 5 कैंडल यहाँ पर मैं इन्वर्टेड हैमर बना दूँ तो फिर आप बोलिए कि एक अच्छी कैंडल बन जाने से सब बदल गया। नहीं, जब तक इन 5 कैंडल्स के हाई ब्रेक नहीं होंगे कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो प्राइस का स्ट्रक्चर, अगर पिछले 4-5 दिन से प्राइस वीक है और एक हैमर कैंडल आपके सामने बन गया तो प्राइस को आप स्ट्रांग मान लीजिए, गलत हो गए ना। तो जब तक आप प्राइस में पिछले बायर और पिछले सेलर और एक कलेक्टिव अप्रोच नहीं रख रहे हैं तब तक गलती करेंगे। तो हैमर कैंडल का जो इंडिविजुअल फॉर्मेशन है वो बुलिश है, वो बता रहा है कि बायर अच्छा तो है क्या, लेकिन इतना अच्छा है जो हायर प्राइस पर बैठे सेलर्स को ब्रेक कर पाए, ये अभी बात सही नहीं, ठीक है। तो यहीं पर एक बात समझ लीजिए कि ये जो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है इसको आप कब कब और किन किन परिस्थितियों में ट्रेड करेंगे, अगर आप ये जान जाएं तो आपकी एसएल हंटिंग की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, लगभग मान लीजिए ये खत्म हो ही जानी है, ठीक है। फिर क्या किया जाए सर, तो एक बात समझिए, कौन सी कंडीशन में प्राइस हैमर कैंडल को ट्रेड करेगा, तो उसमें से एक परिस्थिति को, एक सेटअप को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा तो हैमर कैंडल्स के और कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और अगले सेशन में और ज़्यादा इन्वर्टेड हैमर की कैंडल्स के सारे सेटअप्स को डिस्कस कर लेंगे। तो जहाँ तक आप रुचि लेंगे इस पूरे सेशंस में तब तक मैं आपको बताऊंगा और सारे लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप लोग जितना बेहतर इसमें रुचि लेंगे, ठीक है, और लोगों के पास शेयर कीजिए सर, इतना बेहतर तरीके से मैं आपको चीज़ों को सिखाता हूँ। छोटा सा काम है कि सब्सक्राइब करना है, किसी को लाइक करना है और लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को अच्छा सीखने को मिले। देखिए बाज़ार में जितना अच्छा पैसा रुकेगा ना, गुड मनी और बैड मनी में वही फ़र्क है कि इंस्टीट्यूशंस जब तक हमारे पैसे को इस तरीके से झाड़ कर अपनी जेब में रखते रहेंगे तब तक हम लोग उनके जाल में फंसते ही रहेंगे, ठीक है। तो हम अगर अपने पैसे को सेफ रख पाए, हम छोटे और मझले ट्रेडर्स, रिटेलर्स, ठीक है, तो तभी कोई फ्यूचर है कि हम लोग भी आगे चल के एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना बेहतर लोगों के पास नॉलेज पहुंचेगा ना सर, उतना बेहतर हमारा आने वाला बाजार होगा। तो समझिए, हैमर कहीं काम ना करे या ना करे, एक कंडीशन में ज़रूर काम करता है। कहाँ, जब प्राइस में एक रेजिस्टेंस के पास से सप्लाई आनी होती। अब आप बोलेंगे प्राइस का जो यहाँ पर फॉर्मेशन है वो आपने अभी बताया बियरिश, कि प्राइस का फॉर्मेशन बुलिश, कि बायर्स कैंडल है, और बायर्स कैंडल में आप कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस के पास सप्लाई आने में बहुत मदद करता है। ये कैसी बात रही सर, ये तो दो तरफा बात हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन है कि पहले आपने बताया कि प्राइस में बुलिश कैंडल है और जब आप सेटअप की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि बेयरिश कैंडल, मतलब रेजिस्टेंस के पास से सप्लाई देने में बहुत महत्व करती है। अब यही साइकोलॉजिकल फॉर्मेशन है, समझिए। सबसे बड़ी तकलीफ हैमर और इन्वर्टेड हैमर में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं और फेलियर है उनका साइकोलॉजिकल लेवल। क्यों? आप ये नहीं समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कैंडल का बिल्डअप किस बिहाफ पर करेंगे, वो आपके हिसाब से नहीं करेंगे। आपको पता है, हर बुक में लिखा है, 10 लोगों से पूछेंगे वो भी आपको इसी तरीके से बता देंगे कि भाई हैमर कैंडल तो आप सोच लीजिए कि एक मोमेंटम के बाद लो पर बन गया तो ये मॉर्निंग स्टार है, यहाँ से मोमेंटम मिलता है। तो ये तो जुबान पर है, इतना आसान होगा ट्रेड करना तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो आपके लिए इस हैमर कैंडल का जो माइंड सेट बुलिश बनाया गया ना, उसी से इंस्टीट्यूशन आपको ट्रैप करता है। कैसे, समझिए। प्राइस एक नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया पहुंचा। रेजिस्टेंस एरिया का मतलब है जहां से अभी अभी मार्केट गिर कर आया, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को इस तरीके से देख लें कि लोअर लोज लगते आ रहे थे, तो हर रेजिस्टेंस एरिया की लो लगा,
लो लगा लो लगा, अब प्राइस चलकर अपने लास्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, तो प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव ट्रेंड में वो क्या करेंगे? लास्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचने पर यहाँ एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करेंगे। आपको क्या बताया जाएगा कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन तो बुलिश होता है, तो ये एक बायर्स कैंडल है, जब ये हाई ब्रेक करेगा तो मोमेंटम आएगा। यही समझ आएगा ना? तो एक रेजिस्टेंस का सिर्फ साइकोलॉजिकल डिफरेंस के रूप में आप क्या देखने लगेंगे? एक कैंडल के बिल्डअप से वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो सकता है। आपके माइंड के साथ छेड़छाड़ कर दी कि नहीं कर दी? क्या बता दिया? एक लोअर लोज के फॉर्मेशन में, जहां मैं बार बार बोलता हूं वन टाइम वन माइंडसेट। क्यों बोलता हूं? क्योंकि ट्रैपिंग से बचना है। ट्रैपिंग से कैसे बचेंगे? एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, क्या है कि प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई के पास पहुंचे और वहां पर हैमर कैंडल बना रहा है और ट्रेंड आपका नेगेटिव है, तो यहां पे हमको तो सिर्फ सेल ऑन राइज देखना है ना, बाई ऑन डिप देखने थोड़ी ना बैठे। प्राइस का जब प्रीवियस मोमेंटम डाउन साइड है और हम उससे कहिए बाई ऑन डिप देख लीजिए, कैसे देख लूँ? नहीं देखूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए एक हैमर कैंडल बन जाए तो मेरे लिए तो वो ट्रैप साबित होने वाला है। आपके लिए वो अलग बात है कि आपको यहाँ पर बाइंग दिखने लगेगी। क्यों? हैमर बन गया, बुलिश कैंडल। अभी अभी मैंने समझाया ना कि बिकवाली को काट कर खरीदारी, तो आप बोलेंगे कितना ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये बनाया किस लिए गया बताइए? क्या किया जा रहा है? समझिए, लो, दूसरा लो, तीसरा लो, प्राइस इस हाई के पास पहुंचने को हुआ। पहुंचते ही प्राइस ने क्या किया? इसको टच किया। टच करने पे जो सप्लाई आई, लोअर लेवल के बायर्स ने, जो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हैं, उन्होंने खरीदारी की और सप्लाई से बहुत बड़ी सप्लाई दी नहीं गई। ठीक है, तो ये हैमर का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। आपको तुरंत माइंड चेंज हुआ कि अरे ये तो रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन हैमर कैंडल है, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास सप्लाई करने के लिए, सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए बैठे हैं बिगनर ट्रेडर, जो बाजार को बहुत कम समझते हैं, उनको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखकर समझ आता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। तो वो क्या करते हैं? हैमर कैंडल को देखकर अपना माइंडसेट चेंज हो जाता है कि बुलिश प्राइस एक्शन। वो क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रिगर कराएंगे डिमांड के ऑर्डर्स, लॉन्ग करेंगे। और ऐसे समय पर अगर इस जो हैमर कैंडल बना नियर बाई रेजिस्टेंस, उसके लो ब्रेक हो जाएं, तो उसी स्विंग हाई का एसएल डालकर शॉर्ट कर दीजिए। आपके सामने सबसे बड़े टारगेट रखें। क्यों बताइए? एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन नियर बाई रेजिस्टेंस तभी संभव है जब किसी सेलर को अपने आप पर बहुत भरोसा हो। किस बात का? कि उसका बुलिश साइन देने के बावजूद वो वहां पर दिखाएगा कि खरीदारी जैसा कुछ माहौल बन रहा है। वो आपको दिखाने, शो कर किया जा रहा है, आपको बन थोड़ी रहा है। और इस अगर शो करने में, सिर्फ आपको इस ये दिखाने में एक बड़ी डिमांड उठ गई, तो उसकी कितनी बड़ी क्वांटिटी पर बताइए खतरा रखा हुआ है। यहाँ भी बेच कर आया, यहाँ भी बेच कर आया, यहाँ भी बेच कर आया। तो ऐसी इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, पहली बिकवाली के बाद उतनी ही खरीदारी करा देना, तो डिमांड को बुलावा देना हुआ कि नहीं हुआ? वो क्यों ऐसा करेगा? वो तभी ऐसा करेगा जब उस पर अपना सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। जब वो जानता है कि इस डिमांड के ज़्यादा वो सप्लाई क्रिएट कर देगा इसी रेंज के पास, तो वो यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कराता है। और इस एक डिमांड के बदले सोचिए, यहाँ पे सप्लाई आई और डिमांड आई, तो खरीदारी तो हुई है, तभी तो हैमर कैंडल का इंडिविजुअल फॉर्मेशन कैसा है? बुलिश। और जैसे ही इतनी स्ट्रांग बायर कैंडल के लो ब्रेक कर दिए जाएं और जहां ट्रेंड भी डाउन साइड हो, इसका मतलब है कितने ज़्यादा यहां पर लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स की ट्रैपिंग हो गई। ट्रैपिंग हो गई ना, तो ये एक ट्रेड द ट्रैप की तरह काम करने वाला प्राइस एक्शन, कि किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास जब लोअर लोज का प्राइस में वीक हो, प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन चल रहे हो, और रेजिस्टेंस एरिया के पास जाकर प्राइस एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करे और उसके अगर लो ब्रेक हो गए, तो मोमेंटम बहुत शार्प होते हैं। क्या बोला? मोमेंटम बहुत शार्प होते हैं। जितनी बार ऐसा प्राइस एक्शन आप देखेंगे, उतनी बार आप पाएंगे कि मोमेंटम किस तरीके से काम कर रहा है। ये प्राइस नीचे आया, इस कैंडल में डोजी की तरह दिख रहा है, हैमर नहीं है ये। ठीक है, हैमर नहीं है, ये कैंडल हैमर है, ये कैंडल हैमर है। तो प्राइस यहाँ पर ये लो ब्रेक किया, इसके बाद ये हाई के ऊपर नहीं गया, गिर गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिए, ये लग गया स्विंग हाई, क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरा तो ये क्या लग गया? स्विंग हाई। प्राइस अभी क्या कर रहा है? रिसेंटली गिरते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इस ये गिरते हुए प्राइस में बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, गिरते हुए प्राइस में प्राइस कहाँ पहुँचा? नियर बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस एरिया के पास क्या किया गया? 3 कैंडल्स इस तरीके से रोकी गई, प्राइस को नीचे ले जाया गया और ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, ये हैमर कैंडल क्या दिखाना चाह रहा था प्राइस? बताइए। प्राइस आपको दिखाना चाह रहा है कि वो यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर रहा है। इस डिमांड क्रिएशन में जैसे ही इसके लो ब्रेक हुए, आपको ये मार्क कर लेना है, शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे स्विंग हाई का एसएल डालिए। प्राइस आया, रिजेक्शन लिया और गिरते समय देखिए हैमर हैमर, जैसे ही लो ब्रेक हुए
और प्राइस का सिंगल मोमेंटम प्राइस को देखिए, ये 6300 का प्राइस 6226, सिंगल कैंडल एक बनाया है 6360 से 6240। और ये क्रूड ऑयल का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि निफ्टी और क्रूड ऑयल के लिए मैक्सिमम मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ, तो बैंक जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ मैं आपको वही बताने के लिए एक सही सक्षम इंसान, ठीक है। अगर मैं उसके अलावा किसी पर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आनी चाहिए, जिस प्राइजेक्शन से मैं जुड़ा हूँ वही मैं आपको बताने लायक हूँ, ठीक है। हाँ, क्रूड ऑयल और निफ्टी के लिए अब जैसे मुझे वीकेंड पे टाइम मिला है तो कैसे चीज़ें काम करेंगी, कैसे आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो जो एग्जाम्पल्स हम लोग बैंक निफ्टी पे लेते थे वही आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो क्रूड ऑयल को जो लोग ट्रेड करते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल को जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओपन कर लीजिएगा। क्रूड ऑयल मिनी को ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर होता है, 10 का लॉट साइज़ होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल एम लिख कर आता है, वहाँ 100 का लॉट साइज़ है, आपका पैसा बहुत लगता है सर, 2.5-3 लाख। यहाँ पर आपका 25-30 हज़ार में काम होता है क्रूड ऑयल एम। इस डीमेट को ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने बताई कि रजिस्टेंस के पास कोई हैमर बने और उसके लो ब्रेक हो जाए और डाउन ट्रेंड हो, या फिर टॉप के पास प्राइस चल के जाए, वहाँ हैमर बने, उसके लो ब्रेक हो जाए, तो वहाँ पर शॉर्ट करने पर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। मोमेंटम आप देख ही रहे हैं कितने शार्प होते हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से एग्जांपल्स को देखिए, थोड़ा बहुत बैक टेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।